वेलकम टू DK ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस। सभी स्टूडेंट का स्वागत है DK ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करते हैं अस्थमा एंड थ्योरी क्लासेस है। BSc GNM ENM सारे स्टूडेंट कर सकते हैं इसको। देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। तो अकॉर्डिंग टू हमारा क्या आ जाता है कि जैसे इसमें सारे बच्चे कर सकते हैं। जस्ट कि ले लो कि BSc वाले हैं और GNM है ENM है, ये सारे थ्योरी क्लासेस पढ़ सकते हैं। और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। एज ए कि पॉइंट टू पॉइंट है, नोट्स जैसे होता है वैसे ही PPTs बनाइए। तो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है डिफिनेशन। अब डिफिनेशन में क्या है कि फर्स्ट हमारा कि अस्थमा इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ऑफ द ईयरवे, कॉज करता है बाय द एलर्जिक ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकी रिजल्टिंग इन नेरोइंग ऑफ द एयरवे ड्यू टू द ब्रोंको constriction, spasm, congestion and the thickening of wall of the bronchi and is the accumulation of the mucus, recurrent करता है अटैक ऑफ द डिस्पीनिया एंड विंजिंग्स। इसमें क्या होता है कि हमारा सांस लेने में दिक्कत होती है एज ए ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी अगर हो रही है नॉर्मल तो हमें क्यों हो रहा है, कि घरघराहट कैसी आवाज़ आ रही है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी बलगम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। देन इसके बाद में हमारा जाता है कि जैसे ये है हमारा पिक्चर है, तो पिक्चर में हमें ये क्या किया है, शो किया है कि देन एज ए हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होते हैं एल्बोलाई। एल्बोलाई में फिर क्या होता है कि प्रॉपर हमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके कारण हमें प्रॉपर फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये राइट लोब हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, हमारा ब्रोंकाई हो गया, एल्बोलाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कॉजेस एंड इटियोलॉजीज। इसमें क्या होता है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अस्थमा। ऐसे कुछ कारण हैं जो अस्थमा के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा कि इन्वायरमेंटल ऑफ द फैक्टर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर होते हैं और एलर्जिन ऑफ द इनहेलेशन होते हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं इसके अस्थमा के लिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कारण कारण क्या है कि जो अस्थमा हो जाता है, मेन पॉइंट है कारण कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, एलर्जिन ऑफ द इनहेलेशन हो सकता है। तो नंबर एक आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा कि चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, मोस्टली ठंडी गर्मी ये सारा कुछ पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है अस्थमा पेशेंट। देन एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन आ गया, जैसे सिगरेट हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें अगर सिगरेट पीते हो, एक्टिव एंड पैसिव या उसमें रहते हो, तो उससे भी चांसेस होता है आपको अस्थमा होने के चांसेस हैं। देन एलर्जी आ गया कि एलर्जी में क्या देखते हैं कि फर्स्ट हमारा फूड है, फूड एंड ट्रीट विद द सल्फर, वियर, वाइन एंड एटीज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे इसमें क्या आ गया कि एलर्जी इनहेलेशन। और देन इसके बाद में हमारा आ गया कि फूड, वियर, वाइन, ये सारे हमें कॉजेस हैं इसके हमारा।
इसके बाद में हमारा जाता है, हमारा कॉजेस हो गया कारण। इसके बाद में हमारा आ गया कि देन आ जाएगा रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स में आ जाएगा हमारा कि एक तो फैमिली, दूसरा रिस्क फैक्टर्स में हमारा है कि हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, चेक करेंगे एलर्जी का इतिहास। एलर्जी फैमिली में किसी को तो नहीं था। पैसिव स्मोकिंग कि अब इससे पहले कहीं स्मोकिंग तो नहीं कर रहे थे, सिगरेट तो नहीं पी रहे थे। एक्टिव में एक्टिंग में होता है कि प्रेजेंट टाइम में, और पैसिव में तो होता है कि पहले पी रहे हुए होते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा उसके कारण भी हो सकता है। देन इसके बाद में आता है कि अर्बन लिविंग, शहरी जीवन, तो अस्थमा इफेक्ट करता है कि पोल्यूशन होता है शहर में, तो उसके कारण भी दिक्कत करेगा। देन लो बर्थ वेट, अगर अस्थमा हो रहा है तो एक चीज़ ये भी देखना है रिस्क फैक्टर्स कि इसका लो बर्थ तो नहीं हुआ, कि मतलब 2.5 ग्राम होता है हमारा नॉर्मल बेबी, और अगर उससे कम है तो लो बर्थ वेट में के अंडर आएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे कि रेगुलर यूज़ नसेट्स मेडिसिन्स अगर ले रहा है ज़्यादा तो उसके अंडर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि हमारा रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। और इसके बाद में हमारा जाता है टाइप ऑफ अस्थमा। तो टू टाइप ऑफ द अस्थमा होता है। क्या क्या टू टाइप्स ऑफ अस्थमा होते हैं? नंबर एक आता है एक्सटेंसिक ऑफ द एलर्जिक, और दूसरा आता है इंट्रेंसिक नॉन एलर्जिक। तो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा? इंट्रेंसिक होता है कि कॉमनली अकर इन द चाइल्डहुड। ठीक है, आमतौर पर बचपन में होता है ये चीज़ें, जो फर्स्ट वाला हमारा है। और इसमें क्या आ गया कि प्रकार आमतौर पर लगभग 35 ईयर के बाद जो होता है हमारा, तो इंट्रेंसिक नॉन एलर्जिक होता है। तो समझ गए कि हमारा टाइप ऑफ अस्थमा टू टाइप्स होते हैं। नंबर एक एक्सटेंसिक एलर्जिक जो बचपन में होता है, और एक होता है इंट्रेंसिक नॉन एलर्जिक, ये 35 ईयर बाद होता है। तो टाइप ऑफ अस्थमा टू टाइप्स होते हैं। तो समझ गए होंगे कि टू टाइप कौन कौन से होते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा जाता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स। हम इसमें देखेंगे मैनिफेस्टेशंस में फर्स्ट हमारा कि सांस लेते समय घरघराहट, स्वेंसिंग बोलती है। और सेकंड आ जाता है हमारा कि कफ ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, अगर पूरी रात और सुबह सुबह खांसी आना। ठीक है, तो ये भी एक लक्षण है, सिम्टम्स है। अगर ये सारी चीज़ प्रेजेंट है तो हो सकता है हमको अस्थमा हो। तो ये हमें चेक करना है कि क्लिनिकल लक्षण, संकेत और लक्षण क्या है। तो फर्स्ट हो गई कि सांस लेते समय घरघराहट। सेकंड हो गई हमारी कफ ऑल नाइट इन अर्ली मॉर्निंग, रात और सुबह खांसी आना। चेस्ट टेंडनेस, टेंडनेस मतलब छाती में जकड़न अगर होना, तो ये चीज़ भी दर्शाता है कि हाँ अस्थमा का सिम्टम्स है। देन इसके बाद में आ गया हमारा डिस्पीनिया ब्रीथनेस की सांस फूलना, और प्रोलॉन्ग एक्सपेरेशन, और हाइपोक्सीमिया। देन रुचि साउंड ड्यूरिंग एस्पिरेशन। एक चीज़ ये समझना है कि रुचि साउंड होता क्या है। तो फर्स्ट आता है हमारा रुचि साउंड कि सांस के अंदर लेते समय होने वाली आवाज़, उसके हम रुचि साउंड कहते हैं। फिर इसके बाद में आ गया अटैक ऑफ अस्थमा माई बी द फॉर फ्यू मिनट्स आवर्स। तो ये हमें नहीं टाइम लगता कि कितना टाइम में हमें अस्थमा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ टाइम हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं। तो फ्यू आवर्स हमारा इसमें इंक्लूडेड है कि हमारा साइन एंड सिम्टम्स अगर ये चीज़ आ रहे तो अस्थमा का लक्षण है। देन इसके बाद में आ गया कि हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, मतलब कि हम कौन कौन से जांच करेंगे। तो फर्स्ट हम करेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। स्पायरोमेट्री, ठीक है, प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद एपीजी हाइपोक्सीमिया इंक्रीज, ठीक है, तो नहीं है एसिडोसिस में, तो नहीं है पेशेंट। फिर इसके बाद में चेस्ट एक्सरे, फिर अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, विजिंग साउंड्स, सांस की आवाज़ सुनना, घरघराहट की आवाज़।
तो ये हमारे डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में आ गया। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे। इसके बाद में अगर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं हमारे, तो कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है हमारा कि रिस्पिरेटरी रेट, सांस लेने में विफलता, और निमोनिया आ जाएगा। इसके बाद में और कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट है हमारा कि दिल की धड़कन रुकना। फिर आ जाता है कि स्टेटस ऑफ द अस्थमेटिक्स, कि स्टेटस चेक करना कि पहले से तो इसको नहीं था ऐसा कुछ अस्थमा का शिकायत या ऐसा कुछ भी रिलेटेड टू पेशेंट का। देन उसके बाद में हमारा कॉम्प्लिकेशन हो गया। इसके बाद में हमारा आ जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट। देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट कैसे हम वो अस्थमा वाले पेशेंट की कैसे मैनेज होता है। तो नर्सिंग में है कि हमारा लिखना भी पड़ता है कि नोट्स हो, पेपर में हो, या पढ़ने के भी अगर कोई अस्थमा पेशेंट देखते हो तो एक चीज़ पढ़ सकते हो कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक बार में ही कि टॉपिक देखते ही याद आ जाएगा कि इस पेशेंट है, अस्थमा पेशेंट अगर डायग्नोस है तो क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो देन इसके बाद में आएगा मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट में क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर बीटा एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि द कोज करते हैं वेडनिंग ऑफ दिस एयरवे बाय रिलैक्स करते हैं। जो बीटा ब्रोंकोडायलेटर देते हैं हम, रिलैक्स करते हैं ब्रोंकाई जो रास्ता जैसे रुका होता है तो उसको स्मूथ बनाता है, मसल से स्टिमुलेट करता है बीटा रिसेप्टर को। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि आ गया ब्रोंकोडायलेटर में कि साल्बुटामोल, फॉर्मोट्रोल और एल्बुट्रोल। तो ये चीज़ें हम देते हैं, नेबुलाइजर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें नेबुलाइजर है, भाप और पफ वाला भी आता है कई। तो केमिकल नेम में बाकी चीज़ें इसमें हो सकते हैं अलग अलग डिफरेंट, मगर ये हमारा आ गया ब्रोंकोडायलेटर। देन इसके बाद में आता है एस्थाइन इज द डेरिवेटिव्स इज आ जाता है इसके अंडर में कि दे हैव इज द डायरेटिव इफेक्ट एंड इधर रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स स्पेशली ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, तो एग्जांपल इसमें आ गया कि एक्सेंथीन में एक्सेंथीन डेरिवेटिव्स में आ गया हमारा कि एग्जांपल है कि थियोफाइलिन और डेरिफाइलिन और एमिनोफाइलिन, ये चीज़ें दी जाती हैं इसमें। इसके बाद में हमारा मेडिकल मैनेजमेंट सेकेंड हो गया। इसके बाद में थर्ड हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आएगा कि एंटीकोलिनर्जिक में दे देते हैं हम, क्या देते हैं कि द एक्शन ऑफ दिस इज ड्रग ऑफ द इंक्लूडिंग द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इज द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंटी स्पास्मोडिक एक्शन। इन दवाओं के असर में समस्त मसल्स का आराम पाना, म्यूकस का काम स्रोत और एंटीपास्मोडिक स्रोधी असर शामिल है। ठीक है, तो नंबर एक का एग्जांपल हमारा क्या होगा, हाइप्राट्रोपियम्स और एट्रोपिन सल्फेट नेबुलाइजर। एट्रोपिन इंजेक्शन जो आता है उससे हम नेबुलाइजर दे सकते हैं। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक ये पढ़ सकते हो कि एंटीकोलिनर्जिक में कौन कौन से ड्रग्स आती हैं। देन इसके बाद में हम स्टार्ट कर सकते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारा होता है जिसे एफकोलिन बोलते हैं। तो ये क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड द एंटी एलर्जिक ड्रग्स है। ठीक है, तो इसको भी प्रोवाइड करते हैं हम एज ए अस्थमा वाले पेशेंट या ब्रीथिंग डिफिकल्टी पेशेंट। कभी भी इमरजेंसी में अगर तुम्हें देना है तो देन तुरंत ही, अगर सांस लेने में स्टेरॉइड है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक, तुरंत हम दे सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि मेथी प्रीडिसोलिन और बीटा मेथोसोन जिसे डेक्सा बोलते हैं, और प्रीडिनिसोलिन जिसे बेटनीसोल बोलते हैं। ये चीज़ इसके अंडर आ गया। उदाहरण हमारा वही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी हमारे अस्थमेटिक पेशेंट या
ब्रीथिंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू पेशेंट होते हैं, उनमें हम एप्कोलिन दे सकते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ये ड्रग्स है। इसके बाद में हमारा चौथा हो गया कि मेडिकल मैनेजमेंट। फिर इसके बाद में आ गया मेडिकल मैनेजमेंट की ल्यूकोट्रीन अदर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम, क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। तो दे प्रिवेंट द पेशेंट एक्शन ल्यूकोट्रीन बाय ब्लॉकिंग ईयर रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन्स। ल्यूकोट्रेनिस हैव द की रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसका एक रोल है, जैसे ब्लॉकिंग अगर है द रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन्स, तो उसको ये कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल मोंटिकोलोकोस्ट होता है टैबलेट हमारा, और जाफिलुकोस्ट, ये दो चीज़ें हैं टैबलेट जो ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में काम है। ये हमारा जो लिखा है ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हमारा होता है एक्शन, कि जैसे कोई मेडिसिन है किसी ड्रग, उसका काम क्या है, एंटीबायोटिक। तो ये चीज़ हमारा लिखा हुआ ऊपर जो 5th नंबर है कि ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, और मेडिसिन जो हमारी होगी तो होगी मोंटिकोलोकोस्ट, जो फिर लो कॉस्ट। जैसे प्रीवियस में जितनी भी हमारी है, जैसे अभी पढ़ा है कि ये अच्छी जाके कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये हमारी आती है एफकोलिन आती है ब्रांड नेम, तो एफकोलिन के अंडर ये आएगी। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आ गया। तो मेडिकल मैनेजमेंट चल रहा है। फिर इसके बाद हम सीख गए मस्ट सेल स्टेबलाइजर की मस्ट सेल स्टेबलाइजर कौन सी दवाई होती है, तो लिखा है यहाँ पे नीचे कि क्रोमोलाइन सोडियम मस्ट सेल स्टेबलाइजर। तो क्या करती है कि द स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ मस्ट सेल, जो सेल उसके बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करेगी क्रोमोमाइलिन ऑफ द सोडियम्स। इसके बाद में आता है हमारा स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ द अस्थमा। तो इसमें क्या है कि स्टेप वाइज कि फर्स्ट हमारा नीचे से स्टार्ट है, कि जैसे क्या लिखा है कि यूज़ ऑफ इनहेलेशन ब्रोंकोडायलेटर, एग्जाम्पल सॉल्बुटामॉल, कि क्या यूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रोंकोडायलेटर। देन सेकंड आ जाता है कि ब्रोंकोडायलेटर इनहेल्ड द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, सेकंड में लेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। और थर्ड हमारा आएगा इनहेल्ड करेंगे ब्रोंकोडायलेटर प्लस इनहेल्ड हाई डोज स्टेरॉइड। क्या बताया था अभी कि स्टेरॉइड के बगैर काम नहीं चल सकता इस चीज़ में। तो धीरे से क्या किया, सल्बुटामॉल भाप लिया, इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी लिया, इसके बाद में हाई डोज स्टेरॉइड लिया, इसके बाद में फोर्थ नंबर है कि इनहेलेशन हाई डोज स्टेरॉइड प्लस ब्रोंकोडायलेटर प्लस हिस्टामिन एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। इसके बाद में हमारा फिफ्थ आ जाता है कि एडिशनल ऑफ ओरल स्टेरॉइड टू स्टेप नंबर 5 एंड 4। फोर्थ क्या है कि ब्रोंकोडायस्टामिन सारी चीज़ें तो सांस के जरिए ली जाने वाली ज़्यादा डोज वाली स्टेरॉइड ब्रोंकोडायलेटर प्लस जिथिन डेरिवेट्स को हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो चीज़ लेंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा कि फिर आ जाता है हमारा कि नर्सिंग मैनेजमेंट, कि नर्सिंग कैसे मैनेज करेगा ये पेशेंट को, इसलिए कहते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हमारा है कि असेसमेंट मतलब आकलन करना, कि पेशेंट को आकलन कर रहा है नर्सिंग, कैसे मैनेज करेगा ये चीज़ देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये आएगा कि एसेस क्लिनिकल साइन ऑफ ईयरवे डिस्ट्रेस ऑफ पेशेंट। फर्स्ट क्या देखना है, हमें साइन चेक करना है, ईयरवे डिस्ट्रेस तो नहीं है, प्रॉपर सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। तो मरीज की सांस की नली में परेशानी, ईयरवे डिस्ट्रेस के क्लिनिकल लक्षणों की जांच करना है। देन उसके बाद में आ जाएगा कि इफ़ इट इज़ द एक्यूट ईयरवे डिस्ट्रेस वी शुड गिव द इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करोगे, अगर ये गंभीर ईयरवे डिस्ट्रेस है तो तुरंत इमरजेंसी इलाज देना चाहिए। ठीक है, टेक ये द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे,
ठीक है, मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री, पिछला अवस्था जानकारी, मतलब प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों हमें हिस्ट्री लेनी है। कलेक्ट नॉलेज अबाउट दिस एलर्जिक रिएक्शन इन द डिफरेंट ऑफ द इन्वायरमेंट कंडीशन, अलग अलग तरह के माहौल में होने वाली एलर्जी की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। देन आएगा इसके बाद में कि आस्क अबाउट वर्किंग प्लेस, काम कौन सी जगह कर रहे थे, ये चीज़ हम असेसमेंट में ही पेशेंट से पूछते हैं। देन इसके बाद में आ जाएगा लाइफ स्टाइल, कि आप कौन सी जगह रहते हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी पूछनी है। तो ये हमारा क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर हमारा आ गया नर्सिंग डायग्नोस, जिससे हम बनाते हो एनसीपी लिखते हो। तो फर्स्ट तो अगर आपको पेशेंट देखने के बाद अगर पता नहीं है कि हमें नर्सिंग डायग्नोस क्या क्या बन सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए फर्स्ट हमें देखना है कि नर्सिंग डायग्नोस विथ इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हमें अस्थमा पेशेंट मिला तो क्या हम नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं। तो इसमें चीज़ें ये देखनी है कि फर्स्ट आ जाएगा कि इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी और ड्यू टू एयरवे स्पाज्म ऑफ ओडिमा, क्या हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत है, उसको परेशान हो रहा है पेशेंट। तो इसलिए है कि इन इफेक्टिव विद द ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी और ड्यू टू द एयरवे स्पाज्म और एडिमा। ठीक है, चिंता एयरवे में ऐंठन या सूजन के कारण सांस लेने का तरीका ठीक न होना। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा बन गया नर्सिंग डायग्नोस। सेकंड आ जाता है कि नर्सिंग इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या है कि असेस करेंगे रिस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथ पैटर्न रिलेटेड टू डेप्थ, सांस लेने की दर, पैटर्न और गहराई की जांच करेंगे हम। फिर आ जाएगा ईबीजी मॉनिटरिंग करेंगे। फिर इसके बाद में आ गया हमारा कि टू गिव फॉलो पोजीशन, जो भी सांस लेने वाला पेशेंट है उनको हम फॉलो पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, कोई भी पेशेंट हो, हमें सांस लेने में अगर दिक्कत है तो उसको फॉलो पोजीशन अप्लाई करनी है। देन एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन एज पर प्रेस्क्रिप्शन, कि एज ए डॉक्टर कितने लीटर पर आवर लिखा है, देन उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। फिर इसके बाद में आ गया कि प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड, अगर ब्रोंकोडायलेटर स्टेरॉइड में क्या प्रिस्क्रिप्शन किया है, इंजेक्शन है, ओरल है या भाफ लेने का है, तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो देन ये नर्सिंग इंटरवेंशन में आ गया हमारा। नंबर क्या था, एक नर्सिंग डायग्नोस क्या, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी ड्यू टू द एयरवे स्पाज्म एंड एडिमा। देन इसके बाद में सेकंड हमारा नर्सिंग डायग्नोस क्या आएगा कि इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द इंटॉलरेंस सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्रोत उत्पादन की वृद्धि और ब्रोंकोस्पाज्म संबंधित दोषपूर्ण वायुमार्ग निकासी को हम चेक करेंगे। डिफेक्टिव एयरवे, ये हमारा दूसरा नर्सिंग डायग्नोस है। इसके अंदर क्या आएगा, आ जाएगा इसमें हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन, देखभाल। नर्सिंग इंटरवेंशन देखभाल, सक्सनिंग माई बी द गिव इफ द एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अगर कफ ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या करना है, फर्स्ट में सक्सन करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे हो। फिर हम मॉनिटर स्पूटम कलर, कलर चेक करेंगे हम कौन सा कलर का आ रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे उसका टू इंक्रीज ऑफ द लिक्विड डाइट फॉर देन इज द सिक्रीशन स्पूटम, पतले स्रोत या बलगम के लिए तरल बाहर लेने को बढ़ावा देना। इंक्रीज ह्यूमिडिटी ऑफ रूम ऑफ द स्लोली, ऐसे ह्यूमिडिटी अगर उसकी हो रही है तो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। जैसे ह्यूमिडिटी क्या है कि सफोकेशन हो रहा है, पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर हम एसी भी चला रहे हैं तो अवॉइड करेंगे, वरना हम धीरे धीरे उसको पंखा चलाएंगे जिससे उसको ज़्यादा हानि ना हो, उतना ही हम टेम्परेचर मोस्ट रखेंगे। टू गिव ओरल हाइजीन एवरी 2 आवर, उसको हम ओरल हाइजीन विद इन 2 आवरली देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड नर्सिंग डायग्नोस था अस्थमा का। देन उसके बाद में है कि थर्ड हमारा नर्सिंग डायग्नोस थर्ड आ गया कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्या कर रहा है, ड्यू टू द ईयर द ट्रैपिंग,
हवा फंसने के कारण गैस का आदान प्रदान ठीक से ना हो पाना, इसे क्या कहते हैं हम, इम्पेरिड गैस एक्सचेंज ड्यू टू द एयर ट्रैपिंग। तो ये हमारा थर्ड हमारा नर्सिंग डायग्नोस है। इसके नर्सिंग इंटरवेंशन क्या जाएगा कि देखभाल में फर्स्ट करेंगे हम कि एसेस लंग साउंड इन एवरी आवर ऑफ डिटरमाइन गैस एक्सचेंज, कि हम इसका चेक करेंगे लंग साउंड कि प्रॉपर सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। फिर एसेस द कलर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन डिटेक्शन ऑफ द साइनोसिस, कलर चेक करेंगे मेम्ब्रेन ऑफ द स्किन डिटेक्शन ऑफ द साइनोसिस तो नहीं हुआ। इसके बाद में आ जाता है कि हमारा कि एडमिनिस्ट्रेशन, क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा थर्ड हमारा क्या है, ये नर्सिंग डायग्नोस इम्पेरिड गैस एक्सचेंज ड्यू टू द ट्रैपिंग। इसके बाद में हमारा चौथा आ गया नर्सिंग डायग्नोस। चौथा क्या है कि नॉलेज डिफिसिटी ड्यू टू द डिजीज कंडीशन, बीमारी की स्थिति के कारण जानकारी की कमी। तो पहले क्या है कि पेशेंट को हम बताएंगे, तो उसमें हमारा फोर्थ नर्सिंग डायग्नोस है कि नॉलेज डिफिसिटी ड्यू टू द डिजीज कंडीशन। नर्सिंग इंटरवेंशन देखभाल हस्तक्षेप, वी आर द सोल्ड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिजीज टू द पेशेंट, हमें रोगी को बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहिए। सेकेंड है इसके बाद प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। आप अगर बात करते हैं तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ज़रूरी है, कि अगर पेशेंट बोलता है हम नहीं ठीक नहीं हो सकते, तो आपको बोलना नहीं सर आप बिल्कुल ठीक होंगे, जल्दी ठीक होंगे। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है बात करने पेशेंट से। इसके बाद थर्ड हमारा है कि एडवाइस टू द पेशेंट टू बी द फॉर अवे फ्रॉम द आइटम विच ही इज़ हैविंग एलर्जी। जिस चीज़ से वस्तु से किसी उसको अगर एलर्जी है तो उसको दूर रखेंगे, चाहे खाने वाली पीने वाली चीज़ जो भी है। देन उसके बाद में आ जाएगी कि टू गिव विद द कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट का देखना है कंफर्टेबल है या नहीं है, तो फीडबैक लेके पेशेंट को हम प्रोवाइड कराएंगे कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो ये चौथा हमारा कि नॉलेज डिफिसिटी ड्यू टू द डिजीज ऑफ द कंडीशन नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद में पांचवा हमारा आ जाता है कि चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अगर चेस्ट पेन है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप जवाब दीजिए फटाफट कि प्रोवाइड एनाल्जेसिक, यूज ब्रोंकोडायलेटर या O2 इनहेलेशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में फर्स्ट प्रोवाइड करेंगे उसको पेन कम करना है, देन यूज़ करना है ब्रोंकोडायलेटर, देन यूज़ करना है ऑक्सीजन। तो हमारा फिफ्थ नर्सिंग डायग्नोसिस है चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। इसके बाद में हमारा आ जाएगा मेंटेन ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस। छठवां नंबर हमारा कि खाने पीने का भी ध्यान रखना है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या लिखेंगे, हाई इंटेक ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन डाइट इंक्रीज द इम्यूनिटीज़। हाई प्रोटीन वाली डाइट उसको दिलानी है पेशेंट को, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, और प्रोटीन डाइट देनी है। और उसके बाद में इंक्रीज ऑफ द बैलेंस डाइट, कि पेट भर खाना खाना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खाना खा रहा बोल रहा नहीं, तो इंक्रीज करना है और बैलेंस डाइट उसके लिए तो प्रॉपर हमें खिलाना है बैलेंस डाइट। देन उसके बाद में हमारा आफ्टर 6 आ गया, 6 हो गया हमारा कि मेंटेन न्यूट्रिशन स्टेटस। देन इसके बाद में आ जाएगा कि रिड्यूस इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन कम करना है पेशेंट को। तो क्या करेंगे, 7 हमारा नर्सिंग डायग्नोस बन रहा है कि रिड्यूस द इन्फेक्शन कम करना है। तो फर्स्ट हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन में आ गया कि सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पूटम। जो स्पूटम है प्रॉपर डिस्पोर्ट स्पूटम और सिक्रीशन को डिस्कार्ड करोगे। देन इसके बाद में प्रोवाइड एंटीबायोटिक देना है, और सेफ में रिड्यूस द इन्फेक्शन, प्रॉपर हैंड हाइजीन और यूज़ करना है। देन 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन बेस्ट ऑफ द रिड्यूस द इन्फेक्शन। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है। तो हेल्थ एजुकेशन क्या दोगे, तो हेल्थ एजुकेशन सोल्ड विद द वेस्ट 5 पे। तो फर्स्ट हमारा अवॉइड द एलर्जी, अगर जो जी पैदा करने वाले पदार्थ से उसको बचाना है, कि बचना है आपको, अवॉइड करना है। एक्सट्रीम कोल्ड द वेदर, ठंडी मौसम से बचना है आपको। फिर इसके बाद में अवॉइड माउथ ऑफ द ब्रीथिंग,
अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, मुंह से सांस लेने से बचें। अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद वायरल इन्फेक्शन पीपुल्स, जिसको अगर इन्फेक्शन है तो उस चीज़ से भी आप बच सकते हैं, उसके आसपास नहीं रहना है। अवॉइड स्मोकिंग एक्टिव पैसिव, मतलब जो स्मोकिंग कर रहा है आसपास नहीं रहना है, और जो कर रहा था उससे भी बचना है कि एलर्जी ना हो एज ए इन्फेक्शन। इसके बाद में आ जाता है हमारा आज क्लास इतनी समाप्त होती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और सारे अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और बाकी लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और क्लासेस कल मिलते हैं फिर इतनी टाइम। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो DK ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस।